This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः श्रावण शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 20 अगस्त 2021 रसरत्न संवत्सर विमलमाला शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृश्यकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। अथ विमलः विमलस्त्रिविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तारपूर्वकः तृतीयः कास्य विमलस्तत्कान्त्या सलक्ष्यते तत्तत्कान्त्या सलक्ष्यते। ठीक है, तो विमल 3 प्रकार का बताया गया है। हेमादि तारपूर्वकः, तो हेम रौप्य, और तीसरा जो है कपास्य विमल तत्तत्कान्त्या सलक्ष्यते, और उसकी कांति से वो ज्ञात होता है। वर्तुलः कोण संयुक्तः स्निग्धश्च फलकान्वितः मरुत्पित्तहरो वृक्षो विमलोति रसायन। तो ये वर्तुल है कोण संयुक्त, इसके कोण होते हैं स्निग्धश्च फलकान्वितः, और बाजू इस प्रकार के भी होती है, फ्लैट सरफेस भी होता है। मरुत्पित्तहरो वात और पित्त का शमन करने वाला, वृक्ष विमलोति रसायन, और अति रसायन इस प्रकार का है। ये सभी में रसायन ये कॉमन देखा जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण। पूर्व हेम क्रियासु उक्तो द्वितीय रूप्य कृन्मतः तृतीय भेषजे तेषु पूर्व गुणोत्तरः। पूर्व जो है वो सुवर्ण की क्रियाओं में उपयुक्त इस प्रकार का है। द्वितीय रूप्य कृन्मतः, दूसरा जो है उससे रौप्य बन सकता है। तृतीय भेषजेतेषु पूर्व गुणोत्तरः, और तृतीय जो है वो भेषज में प्रयोग करना है। पूर्व गुणोत्तरः, पहला वाला सबसे ज्यादा गुण, दूसरा उससे थोड़ा कम, और तीसरा उससे भी कम। आटरुष जले स्विन्नो विमलो विमलो तो आशा के स्वरस में अगर स्विन्न किया जाए तो विमल हो जाता है।
जंबीर स्वरसे स्विन्नो मेषशृंगी रसेथवा आयात सिद्धि विमलो धातवश्य तथा यथा अपरे। जंबीर स्वरस या मेषशृंगी स्वरस, इसमें भी विमल शुद्ध हो जाता है और दूसरे भी धातु इससे शुद्ध होते हैं। तो वासा स्वरस काफी अच्छा है। गंधाश्म लकुचाम लैश्चम दीयते दशभिकुटैः। लकुच का औषध में प्रयोग पहली बार देख रहा हूँ। गंधाश्म का क्या मतलब होगा? गंधाश्मा गंधक। लकुच स्वरस, लकुचा अम्लैश्च, और अम्ल में कांची ले सकते हैं। स्वीट म्रियते दशभिः पुटैः, तो 10 फुट में विमल का भस्म हो जाता है। सटंकल कुचंद्रावैर्मेषशृंग्याश्च भस्मना पिष्टो मूषोदरे लिप्ता सशोष्य निरुध्य च षट्प्रस्थकोकिलैर्ध्मातो विमलः सीससन्निभः सत्वं मुञ्चति तद्युक्तो रसस्य सरसायनसा। सो टंक लकुच द्रावही, टंका और लकुचा ऐसा ही होगा। मेष श्रृंग्याक्ष भस्मना, और मेष श्रृंगी का भस्म तो शायद क्षार लेना है। पिष्टो मूषोदरे लिप्तः, इससे उसको पिष्ट करके उसका लेप लगाना है। मूषोदरे लिप्ता सशोषः निरुद्ध, और उसको सुखाना है और बंद करके रखना है। षट्प्रस्थ कोकिलैर्ध्मातो, षट्प्रस्थ कोकिलैर्, षट्प्रस्थ कोकिलैर् द्वादश शरावमित बदर काष्ठांगारैः। तो द्वादश शरावमित बदरा अंगार बदर काष्ठांगारैः। तो थोड़ा अजीब है, यहाँ से कैसे निकलता है। तो द्वादश शराव, इतना बदर काष्ठ, उससे अंगारों पर तप्त, ये षट्प्रस्थ कोकिल का अर्थ हो गया। विमल टंकण मेषशृंगी भस्मया सन लकुच द्राव्य पिष्ट्वा मूषा गर्भे संलिप्य आतपे संशोष्य पश्चात मूषाता निरुध्य द्वादश शरावमित बदर काष्ठांगारे ध्मापये तेन विमलः सीसक सदृशः सन् सत्वं मुञ्चति इति निष्कर्षः। विमलं शीघ्रतोयेन कांक्षी कासीसटङ्कणं वज्रकन्द समायुक्तं भावितं कदलीरसैः मोक्षकक्षार संयुक्तं भापितं मूकमूषकं सत्वं चन्द्रार्कसङ्काशं पतते नात्र संशयः। ये पतते का रूप क्यों आया है, ये अजीब है। पत परस्मैपदी है, पतती होना चाहिए। पतते आश्रय संबंधी संस्कृत में कभी नहीं है। तो शायद वैदिक वाङ्मय से ये थोड़ा जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो शीघ्रतोय कांक्षी काशी स टंकण वज्रकंद समायुक्तम भावितं कदली रसे, और उसको कदली रस की भावना देना है। मोक्षक क्षार संयुक्तम, तो मुष्कक एक वृक्ष है, उसका क्षार, ये क्षार कल्पना में ये आता है। मातिकम मूकमूषकम, और अंध मूषा में उसको मापन करेंगे। सत्वम चंद्रार्क संकाश, तो चंद्र अर्क सूर्य जैसा
सत्व उसमें से निकलता है, तो शुभ निकलता है। पहले वाला तो वो 80 से संधि इस प्रकार का था। अभी विमल नाम से बाजार में क्या उपलब्ध होता है ये भी मालूम नहीं है, होता है या नहीं होता है ये भी मालूम नहीं है। तत्सत्वं सूत संयुक्तं पिष्टं कृत्वा सुमर्दितं विलीनं गन्धके क्षिप्त्वा जारे त्रिगुणालकम् शिला पंचगुणान् चापि वालुका यंत्रके खलु तारभस्म दशांशेन तावत् वैक्रांतकं स्मृतम् मृतम। ये सत्व जो है वह सूत संयुक्त पारद के साथ पिष्टन कृत्वा सुमर्दितं, अच्छी तरीके से उसका मर्दन करे। विलीनं गंधके क्षिप्त्वा जारे त्रिगुणालकम, तो गंधक में डालकर त्रिगुणालक त्रिगुण हरितालम। मुझे भी वही लगा था कि त्रिगुण अलकम कहाँ है, इसलिए थोड़ा पता समझा आलम ये ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ठीक है। तो हरताल 3 गुना डाल के शिला पंचगुणान चापी बालुका यंत्र के खल, और शिला का तो 5 गुना देना है, बालुका यंत्र के खलु तारभस्म दशांशेन तावत वैक्रांतकम मृतम। और तारभस्म और वैक्रांतक, ये वैक्रांत भस्म 1 दशांश कितना लेना है, दशांशेन। सर्वम एकत्र संचूर्ण पटेन परिगाल्य च निक्षिप्य कूपिकामध्ये परिपूर्य प्रयत्नतः। तो ये सभी चूर्ण करके वस्त्रगाळ करना है उसको, और फिर कुपिका मध्य परिपूर्य प्रयत्नतः, और फिर कुपिका में उसको भरना है। लेवढो व्यवसाय वरान्वितो विमलको युक्तो घृतैः सेवितो हन्या दुर्भग कृज्वरान् श्वेतुक पाण्डुक पाण्डुप्रमेहा रुचिः मूलार्तिं ग्रहणीं च शूलमतुलं यक्ष्मामयं काम सर्वान् पित्तमरुद्गदान् किमपरैर्योगैरशेषामय। तो व्योष और वरा इसके साथ घृत ही सेविता, घी के साथ सेवन करना है। दुर्भग कृत ज्वरा, क्या जी बेहतर। तो दौर्भाग्य से निर्माण हुआ ज्वर ऐसा होगा। श्वेतु पांडु प्रमेह रुचि मूलार्ति ग्रहणी शूलमतुलम यक्ष्मामयं कामला सर्वान् पित्त मरुद्गदा। तो देखते हैं। दुर्भग भगंदर दुर्भग कृत ज्वरान श्रीहीनता का ज्वरान कर ज्वरान। तो दुर्भग से उत्पन्न हुआ ज्वर, हाँ वही है बात। तो श्रीहीन संपत्ति न होने के कारण जो ज्वर निर्माण होता है उसको वैरूप्यजनक ज्वरान, वैरूप्यजनक ज्वरान इत्यर्थ। यद्वा दर्भगकृत भगंदर मूलार्थी शिरो रोगम, तो ऊर्ध्वमूल मध शाखम, ये शायद मूलार्थी का संबंध रहेगा।
अयमर्थः विमलसत्त्वं तुल्यरसेन सम्मर्द्य पक्वीभूते सति द्वयोः तुल्यं गन्धकं त्रिगुणहरितालं च पञ्चगुणं शिलां च दत्त्वा सां सम्मर्द्य नहीं संदिश्य गोलकायन्त्रे दिनमैकं पचेत् स्वादुषिते च समुद्धृत्य दशमांशरोप्य भस्म तावच्च सूतवैक्रान्तं दत्त्वा सञ्चूर्णे वस्त्रपुत्रं काचपूत्यां स्थापयेत् तच्चूर्णमनुरूपं गृहीत्वा व्यवसादिभिः सह सेवितं वक्ष्यमाणगुणं कुर्यात् इति वृद्धाः। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि विमल के नाम से क्या मिलता है, बाजार में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। त्रिगुणात्मकम त्रिगुणात्मकम तो 3 गुना होगा। जारे त्रिगुणालकम, हाँ त्रिगुणात्मकम होगा तो गंधक 3 गुण डालना है, 3 पट डालना है, ऐसा अर्थ होगा थोड़ा सा। किसी को मालूम है विमल मिलता है नहीं मिलता है? अथ शिलाजतुर्नो भेदः शिलाधातुर्विधा प्रोक्तो गोमूत्राद्यो रसायनः कर्पूरो पूर्वकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ससत्वश्चैव निस्सत्वस्तयोः पूर्वो गुणाधिकः। कांच कुपी में रखने का क्या कहते हैं? कुछ चेंजेस हुए औषधि में तुरंत दिखाई दे या कुछ और? सिर्फ चेंजेस नहीं गए। कांच विमल इज अवेलेबल बाय विच नेम? वो दिखाई देगा वो तो अलग बात है, लेकिन कांच वैसे ही इनर्ट काम करती है और कुछ परिणाम नहीं करती औषधि। अब ये प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया और उसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक भी आ गया है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक सिंथेटिक है। और कांच जो है वो नेचुरल वस्तुओं से, वालुका वगैरह से बनती है और ये काफी पुराना तरीका है। हाँ, बहुत हजारों बरसों से। We will be sharing few pics of sample of Vimala in the group. Okay. एक नवरत्न कल्पामृत रस नाम की दवा है, फार्मेसी, नवरत्न कल्पामृत फुंजा फार्मेसी। तो सभी इस प्रकार के उपरत्न है उसमें और काफी सस्ती है वैसे। तो जिन मरीजों में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है और रोग बढ़ता है तो ये नवरत्न कल्पामृत रस मैं देता हूँ। तो शिला धातु 2 प्रकार का है, गोमूत्राद्यो रसायन। गोमूत्राद्य जो है वो पहला वो रसायन है, कर्पूर पूर्वक चान्य और कर्पूर शिलाजतु, गोमूत्र शिलाजतु और कर्पूर शिलाजतु ये दूसरा है। तत्राद्यो द्विविध पुनः, गोमूत्र शिलाजतु फिर 2 प्रकार का है, ससत्वश्चैव निस्सत्व, एक ससत्व और निस्सत्व,
तयोपूर्वो गुणाधिका, उसमें जो निस्सत्व ससत्व है वो गुणाधिक इस प्रकार का है. In most of the pharmacy, in place of Suvarnamakshik, Vimala is only used. तो ये सुवर्णमाक्षिक से सस्ता है या इजीली अवेलेबल है? फिर सुवर्णमाक्षिक भी इजीली अवेलेबल है, उसमें कोई संदेह नहीं है. तो सस्ता होगा यही शायद है. अभी इन सभी के बारे में किसके जगह क्या इस्तेमाल करते हैं अभी के फार्मेसी में? बीच में एक इनकी संगोष्ठी हुई थी फार्मेसी वालों की. इसका संगठन का कुछ नाम है, काफी एक्टिव है. तो उन्होंने बहस की थी कि अभी बहुत सारे द्रव्य उपलब्ध नहीं है और उनके जगह दूसरे कुछ द्रव्य प्रयोग में लाए जाते हैं, तो एफडीए उसको अप्रूव करे ताकि ये हमें चोरी छिपे करना नहीं पड़े इस प्रकार से. जैसे गुग्गुल नहीं है तो साला ये शल्लकी गुग्गुल या शल्लकी ये जो है वो भी सब में यही प्रचलन में, लेकिन कोई लिखता नहीं है. हाँ, इज अवेलेबल एंड लेस कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, तो थोड़ा देखेंगे इसके बारे में कि याद नहीं नाम नहीं याद आ रहा संगठन का, शायद आएगा. लेकिन ये है कि ये संगठन बड़ा है और एक्टिव भी है, फिर भी ये नहीं हो रहा. सुवर्णमाक्षिक इझिली अवेलेबल नाही. सुवर्णमाक्षिक चाल्को पायरेट आहे, पण बाजारात आयन पायरेट वापरतात. आयन पायरेट आर्टिफिशियल आहे, विमल मिळते. देखना पड़ेगा इसका. ये जो सब्स्टिट्यूट फार्मेसी वाले यूज करते हैं उसका चयन किन किन आधार पर करते हैं ये बताना काफी मुश्किल है क्योंकि एक वृद्ध वैद्य परंपरा हो सकती है या बाजार में क्या उपलब्ध है उसमें से प्रयोग. खास करके वंशोलक्षण तो असली नाम से कुछ मिलता है, लेकिन वो भी असली है या नहीं है इस बारे में भी संदेह है. और सिंथेटिक तो अभी पूरी तरीके से मिलने लगा है, सभी इसी का प्रयोग करते. दूसरा एक देखा गया था कि मेरे ख्याल में फाइटोफार्मा है, टोटल एक्सट्रैक्ट करके एक कंसेप्ट है और वनस्पति का पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है. साइबा इंडस्ट्रीज इन्होंने एक टोटल एक्सट्रैक्ट का कंसेप्ट लाया और आसवारिष्ट में जो बल्क बहुत बनता है और उसके जरिए प्रोडक्शन कम होता है. तो इनका कहना था कि अगर साइबा एक्सट्रैक्ट को आप यूज करेंगे तो बल्क कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. और हमारा दावा है कि 100% उसमें सभी इंग्रेडिएंट आ जाते हैं तो आप चाहते हैं और वो केवल वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है. हमारे यहाँ जो विभिन्न कल्पनाएं हैं औषध निर्माण की, उसमें जल एक अहम मुद्दा है कि स्वरस निकालना है, काढ़ा बनाना है, हिम है, पांच है, इन सभी में जल ही मुख्य इस प्रकार का. और फिर उसके आगे उसका कुछ अवलेह बनाना है, घी बनाना है, तेल बनाना है, वगैरह वगैरह, सभी में मूल जो होता है वो जल होता है. अब सिद्ध घृत बनाएंगे, सिद्ध तेल बनाएंगे, इसमें तेल या घृत का मीडिया यूज किया जाता है और उसमें उस वनस्पति के गुण आ जाते हैं. तो संस्कार से अनुवर्तना
इसमें ज्यादा प्रशस्त इस प्रकार का। और आसवारिष्ट एक करते हैं, उसमें आसवारिष्ट में इन द्रव्यों के गुण आ जाते हैं। अभी विभिन्न प्रकार के केमिकल सॉल्वेंट्स उपलब्ध हैं। तो साहिबा का ये कहना था कि हम क्या कर रहे हैं, आप हमसे मत पूछो, लेकिन उस वनस्पति में जितने भी आपको उपयुक्त घटक है वो किसी ना किसी तरीके से हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे आसव अरिष्ट मध्य इस प्रकार का हो, चाहे पानी हो, चाहे और कुछ हो इस प्रकार से, और आपको टोटल एक्सट्रैक्ट मिलेगा। तो is from 9K to 2025K. केमिकल कंपोजिशन वरती रसद्रव्य मान्यता देतात. काही दिवसापूर्वी सुवर्ण मार्कशीटची चौकशी केली, त्यात 30,000 रुपये प्रति किलो असा दर होता, शिवाय लगेच उपलब्ध होणार नव्हते. श्रीशैल रेफरन्स फ्रॉम आनंद खंड अन्नाद खंड is the place where Suvarna Makshi deposit is found, and also in the Tapi river, but controversial in which part of Tapi river of region. If you can share your insights, sir, over this. मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ताप्य के बारे में बात की गई है तो तापी रिवर में होना चाहिए, अब निकाल निकाल कर खत्म भी हो गया हो तो भी कुछ पता नहीं चलेगा। और दूसरा जो है वो खनिज है, तो उसमें कितना शेष है ये भी मालूम नहीं। तो पुराने जमाने में जो लोक संख्या बहुत ही कम थी, तो ये शायद प्रॉब्लम नहीं थी कि कमी कम होना, नहीं मिलना वगैरह। अभी लोक संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये शायद जितना चाहिए इतना नहीं होगा, ये एक बात हो सकती है। और किन किन इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो भी एक अहम मुद्दा है इस प्रकार का। तो वैसे आयुर्वेद में किया जाने वाला उपयोग कम ही रहेगा, बाकी कुछ क्षेत्रों में अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो वो शायद बात बनेगी। देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये कारण है कि स्वर्णमाक्षिक के जगह विमल डाला जा रहा है कि वो काफी महंगा है इस प्रकार से। लेकिन मैंने तो भट्ट सर के यहाँ शुद्धि देखी है स्वर्णमाक्षिक की, और वो स्वर्णमाक्षी का प्रयोग करते थे, कंसर्टर भी करते थे, और बहुत कम मात्रा में स्वर्णमाक्षी डायरेक्टली यूज होता है। करीबन मेरे ख्याल में 5 या 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होगा, 5 मिलीग्राम भी ज्यादा कहेंगे, इससे भी कम ये थोड़ा सा है। और ये जो उनका वंग मिश्रण है पंचरत्न का, वंग 1 पार्ट, माक्षिक 2 पार्ट और प्रवाल 4 पार्ट, इसको वंग मिश्रण कहते हैं। और वो सभी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेस में इसका प्रयोग वो करते थे, मैं भी करता हूँ, मैं भी सूक्ष्म करके करता हूँ। राजस्थान मध्ये खेत्रीमध्ये सुवर्णमाक्षिक मोठ्या प्रमाणावर मिळत होते, पण सरकारने त्या खाणी बंद केल्या आहेत. येथे सुवर्णमाक्षिक खूप मोठ्या प्रमाणावर मिळते. सुवर्णमाक्षिकचा वापर ताम्र निर्माणासाठी होत असावा. खेत्री तो इसके बारे में थोड़ी सजगता होनी चाहिए।
और अभी एक सिलसिला ऐसा है कि हमारे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ काफी मात्रा में वनस्पतियां इकट्ठा होती है और सरकार ही उसका ऑप्शन करती है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता कब ऑप्शन हो रहा है, कितना अवेलेबल है, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से विदेशों में भी होते रहते हैं ऑप्शंस, और फिर वहां से अगर आयु डिपार्टमेंट उठा ले तो हाँ, लोखंडे, तो पण भट सर लोखंडे के पास से ही लाते थे। वंग एक पार्ट, स्वर्णमाक्षी 2 पार्ट और प्रवाल भस्म 4 पार्ट, ऐसा है। तो 1 2 4 इस क्वांटिटी में वंग माक्षी का प्रवाल ये मिक्स करते थे। मैंने तो उसका 6 बनाया। सॉरी, चालको पा गए। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। मुझे पता चला था कि चीन में हिरण उपलब्ध है और कस्तूरी का ऑप्शन वहां पे होता है। वैसे हिरण के सींग का भी ऑप्शन होता है। तो ये हम खरीद सकते हैं, उसमें कोई मारने का वगैरह सवाल नहीं है। मरे हुए या उन्होंने मारे हुए, इस प्रकार के वो रहेंगे। और ये जो द्रव्य है हम ला सकेंगे अगर भारत में, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। लेकिन सरकार को इसमें दखल-अंदाजी लेनी है, और अगर फार्मेसी डायरेक्ट हिस्सा ले सकते हैं इस प्रकार में, तो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे लेकिन ये मृगनाभिक या कस्तूरी काफी महंगी है और वीर्यवान भी है। तो अभी ये चोरी छिपे लाना पड़ता है, अगर आता है भारत में तो चोरी छिपे आती है इस प्रकार। तो ये भी बात गलत है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे ऑप्शन हो रहा है तो ऑप्शन में हिस्सा लेके वो लेके आना, ये अच्छा रहेगा। हस्तिदंत के बारे में भी वैसी स्थिति है। अफ्रीका में हस्तिदंत जला देते हैं, तो ये भी अजीब बात है। तो अगर जला देते हैं तो उसकी मशी ही सही, लेकिन वो भी हमारे साथ यहाँ पे आए, हस्तिदंत मशी वैसे केस उगाने के लिए बहुत अच्छी बताएगी। और अगर हस्तिदंत ही मिलता है तो उसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, उसका ऑर्नामेंट्स में ज्यादा प्रयोग है, और भारत में तो पाबंदी है उसके ऊपर। फिर भी एयरपोर्ट पे हस्तिदंत से बने अलंकार मिलते हैं। बेंगलोर में मैंने काफी बार देखा है, एक पर्टिकुलर स्टॉल है, वहां हस्तिदंत से बने इस प्रकार के अलंकार बेचने के लिए उपलब्ध है, चंदन से बने उपलब्ध है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। मंग मिश्रण मात्रा बहुत ही कम है। पंचरकर भी यूज करते थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीग्राम इतनी ही होगी। और मैं भी उसी प्रमाण में प्रयोग में लाता था। तो अभी सूक्ष्म कर देते हैं, उसकी मात्रा भी मैं उतनी रखता हूँ, 10 मिलीग्राम उतनी रखता हूँ ज्यादा। तो सभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस में इसको दे सकते हैं बंग मिश्रण, खास करके अभी पीसीओडी वगैरह की समस्या है, इसमें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके बहाने रसरत्न समुच्चय पढ़ने के बहाने इसके बारे में अगर जानकारी उपलब्ध हो जाए, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सूक्ष्मीकरण इनविक चूर्ण मैं तो ग्लूकोज में करता हूँ, तो टिकने में दिक्कत
नहीं आती है। तो वंग वंग मिश्रण इस नाम से मेरे दोनों क्लिनिक में है और प्रयोग करता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके जरिए अगर हम इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और क्या क्या उपलब्ध है, किस प्रकार से उपलब्ध है, ये थोड़ी जानकारी हो जाए तो रसशास्त्र को भली भांति प्रयोग में लाए। वैसे देखा जाए तो इमरजेंसीज में दो ही तरीके, एक है पंचकर्म और एक रसायन चिकित्सा। हाँ, ये रस चिकित्सा इस प्रकार से। पंचकर्म के लिए अवस्था योग्य होनी चाहिए और बल अच्छा होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो एक ही रास्ता रहता है रसशास्त्र का। और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं और मैं भी प्रयोग में ला रहा हूँ। मेरे गुरु फणसळकर, उनके गुरु गुणे शास्त्री, गंगाधर शास्त्री गुणे, भाग्यवड़ीकर शास्त्री, इन दोनों ने काफी, और वहां पे त्र्यंबक शास्त्री और हर्डीकर जी भी, इन सभी ने रसशास्त्र का अच्छा उपयोग किया है और बहुत कठिन कठिन और चैलेंजिंग केसेस में अच्छी सफलता पाई है। तो इसको हम फिर से व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और मूल भस्मों से शुरुआत करके, मूल जो द्रव्य है उनसे शुरुआत करके फिर कुपिपक्व रसायन या कल्पी रसायन के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे गंगाधर शास्त्री गुणे की किताबें हैं, मराठी में है और हिंदी में भी अनुवाद उनका हुआ है, संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा हिंदी में, लेकिन फिर भी अनुवाद हुआ है। और ये काफी प्रचलन में है, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा इंटीग्रेटेड है गुणे शास्त्री। और प्रकृति समवाय से सभी के गुण बताए हैं, वो सिर्फ प्रकृति समवाय से ही होंगे, ये थोड़ा मुश्किल है कहना। Great idea of documentation of availability of Rasadravya of Rasa Shastra in today's century. I think this is the first attempt of Rasa Shastra Grantha Vachan. Thank you very much, sir. Looking forward for more Rasa Grantha Vachan. मेरा तो मकसद है कि सभी आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ना है और जो इस प्रकार के अच्छे ग्रंथ है, लेकिन उनका पठन पाठन उस तरीके से हो नहीं रहा। रसशास्त्र एक विषय है बीएमएस में, आईएमटी में भी, लेकिन वहां भी इसका प्रात्यक्षिक अनुभव कितना लिया जाता है, तात्विक एक अलग बात है, लेकिन तात्विक का भी नहीं होता, प्रात्यक्षिक का होना तो बहुत मुश्किल इस प्रकार की बात। तो इसमें प्रयास करने वाले लोग बहुत कम है। ऐसा है। तो इसके बारे में सोचना, इसके बारे में व्यवहार, उसको व्यवहार में लाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे अर्क प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश वगैरह ऐसे भी किताबें हैं उनके नाम तक किसी को याद नहीं है। और फिर उनको पठन या उनका व्यवहार में लाना, ये तो और मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, जैसे आधुनिक रिसर्च में पूर्व काम क्या हुआ है ये देखना बहुत जरूरी होता, उसी प्रकार से उपलब्ध आयुर्वेद वाङ्मय क्या है ये मेरा देखना मेरा कर्तव्य है, जबकि मैं नई संहिता लिखने जा रहा हूँ। तो कम से कम पूर्व प्रकाशित क्या क्या है ये तो हमारे सामने आना चाहिए, हमें देखना चाहिए इस प्रकार से। और फिर can you also share some of the books written by some of the legends of Rasa Shastra like Pansarkar sir, Bhagyavadikar sir, etc., who have wrote some work on Rasa Nirman and clinical usage? वैसे धामणकर सर की किताब बहुत ही अच्छी है, अभी भी वो अग्रगण्य मानी जाती है।
और औषध निर्माण के बारे में और उसी के आधार पर अभी भी औषधिकरण प्रचलन में है। तो उन्होंने काफी काम इसमें किया है धामणकर शास्त्री ने। और वैसे वहाँ सोलापुर में भाग्यवाड़ी तक यहाँ काम करने वाले एक रसवैद्य थे, नाम याद आएगा, लेकिन जब मैं उनके पास गया था तभी वो 80 वर्ष के थे, तो चांसेस नहीं है उनके बचने के। लेकिन उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, अध्ययन बहुत अच्छा था और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा था और संस्कृत भी अच्छा था। तो ये दुर्मिल है इस प्रकार से। मुझे नाम याद आएगा, देखते हैं। सोलापुर में थे और खुद की प्रैक्टिस भी थी उनकी। सर बहुत सारे मिनरल्स बैंड है, इसलिए खुली चर्चा नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ज्ञान के लिए तो कोई पाबंदी नहीं होगी इस प्रकार के बारे में। उपलब्धि के बारे में पूरी चर्चा नहीं होगी, ये बात हो सकती है, लेकिन ज्ञान के बारे में कोई पाबंदी नहीं होगी। कम से कम हमारे पास ये है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। रसरत्न सार इस बुक ऑफ गोपाल कृष्ण कालेरा is also good book. His translation of Gone Shastri's book in Hindi. Okay. तो ये संस्कृत में है, हिंदी में ही है। तो जितनी भी संस्कृत में किताबें हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं। समझे नहीं समझे ये एक अलग बात रहेगी। अगर टीकाओं के साथ अवेलेबल होगी तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो जहाँ समझता नहीं है वहाँ टीकाओं की सहायता ले सकेंगे इस प्रकार से। इज दैट सोलापुर वैद्य श्यामराव कुलकर्णी? श्यामराव कुलकर्णी भी सोलापुर के नहीं है मेरे ख्याल में, सातारा के है, लेकिन ये नहीं है उनका नाम। अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा। श्यामराव कुलकर्णी का भी अच्छा योगदान इसमें है, तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए। गायकवाड़ सर भी अलग है। उन्होंने ये वैद्यवदन गौतम के साथ काम किया है और उनका नव्य सूचकार और शतयोग प्रबंध, ये उनकी एक किताब, मुकुंद गायकवाड़। अभी उनका लड़का भी काम करता है मुकुंद गायकवाड़ से भैया। तो ये भी नहीं है। कुदाल शास्त्री, हाँ अभी मुझे नाम है, कुदाल शास्त्री करके थे सोलापुर में, मैं उनसे मिल चुका हूँ। कोलटकर सर ने मुझे बागेवाड़ीकर शास्त्री के पास भेजा था, वहां कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 2 दिन ही में था वहां पे। और राल जोशी करके उनके ब्याही है बागेवाड़ीकर शास्त्री के। तो वो सर के रिश्ते में थे, तो मुझे पहले राधा जोशी के पास भेजा था। राधा जोशी ने मुझे बागेवाड़ीकर के यहाँ इंट्रोड्यूस किया। बाद में कोलटकर सर और बागेवाड़ीकर इनका बहुत मेलजोल हो गया, लेकिन उस समय में नहीं था शायद। और बागेवाड़ीकर बहुत ही कॉन्जर्वेटिव थे। तो वो कुछ बताने के लिए इतने आसानी से राजी नहीं होते थे। तो मुझे कुदाल शास्त्री का रेफरेंस किससे मिला मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनके पास गया, मुझे वो बहुत पसंद आया। और भाग्यवृत्ति नहीं होते और मैं कुदाल शास्त्री के यहाँ सीखने के लिए जाता तो भी अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे सर ने मेणीबद्र शास्त्री के जोशी के पास भेजा। वहां मैं मई महीने में, 2 मई महीने में एक एक महीना वहां पे रह के आया बम्बई में।
और फिर कुछ कोशिश अण्णा शास्त्री करमरकर, जो वेणुमाधव शास्त्री जोशी के शिष्य रहे हैं, उनके साथ हुई। वहां भी संवाद दातार करके अण्णा दातार वो नासिक में थे, तो उनके पास भी कुछ सीखने का मौका मिला लेकिन वो ज्यादा नहीं था। और वैसे करमरकर शास्त्री बहुत ही अच्छे थे। तो परीक्षा लेने में नासिक में जाता तो उनके घर अवश्य जाता और कुछ सीखने की कोशिश करता। तो ये बात रही है। और वैसे प्रताप जोशी के पास भी जाता, जहाँ हमारा रूट रहता तो नगर नासिक बोराड़ी इस प्रकार का रहता था। तो नासिक से निकल कर धुले में इनके पास ठहरना, प्रताप जोशी के घर ठहरना, और दूसरे दिन उठकर बोराड़ी में चले जाना, शिवपुर और शिवपुर से बोराड़ी। ऐसा मेरा प्रचलन बहुत चलता रहा। If someone carry forward this work and legacy of कुदाल शास्त्री सर इन सोलापुर, मालूम नहीं कौशिक दाते या मयूरी तो किसी बात इसके बारे में कुछ मालूम है क्या? कुदाल शास्त्री के बारे में हमारे यहाँ तिलक महाराज विद्यापीठ में स्वरूपा भुजबल काम करती थी और उसने कुणाल शास्त्री से प्रैक्टिस सीखी थी। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि वो प्रैक्टिशनर अच्छे थे, लेकिन औषधिकरण, संस्कृत, रसशास्त्र इन तीनों में मास्टर थे। तो ऐसे व्यक्ति मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और वहां यहाँ पुणे में दत्तू काका शेंडे एक बहुत अच्छे थे औषधि निर्माण। गणेश शास्त्री जोशी की जो भी दवाइयां बनती थी वो दत्तू काका शेंडे बनाते, उनका भी संस्कृत बहुत अच्छा था। मुझे कोलटकर सर ने उनके पास भी एक बार भेजा था। बहुत सरल संस्कृत में बोलते थे, लेकिन मेरा उनसे ज्यादा जिक्र नहीं हो पाया। गोपाल जोशी उनका बहुत बड़ा फैन था पुणे में। और सभी दवाइयाँ उनके डायरेक्शंस में बनती थी। जो सिद्धौषधि भंडार है उसकी दवाइयाँ सभी दत्तू काका शेंडे थे। तो अभी ये सब लेजेंडरी है, किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। नए जमाने के जो वैद्य है अतुल निम्बर या मंगेश टंके या फिर अमित घोड़के और मनोज पत्की, विवेक सानी, तो ये अभी सब प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कुड़करकर शास्त्री थे, एक अच्छे थे, लेकिन वो भी किसी को बताने वाले नहीं थे। लेकिन साने ने कुड़करकर शास्त्री से कुछ ज्ञान पाने की कोशिश की है। तो ये काफी लोग रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसे जा सकेंगे। और इसके प्रैक्टिकल के बारे में विवरण होना चाहिए। दामन शास्त्री की किताब उसी के लिए बहुत अच्छी है, जो प्रैक्टिकल है और करके देखना और उसमें फिर सीखते जाना, यही होता है। तो अगर हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है और खास करके इमरजेंसी ट्रीट करनी है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्रीट करने हैं, तो रसशास्त्र ही अच्छा है। जैसे वहां ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम रसशास्त्र की दवाइयां हैं, जिसके जरिए हम अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो ठीक है। मयूरिया ये नहीं है क्या कौशिक? शायद प्रेजेंट नहीं है। तो गोमूत्राद्या गोमूत्र शिलाजतु वो रसायन है, और कर्पूर शिलाजतु जो है वो दूसरा है। और ससत्व भी होता है पहला जो है, अद्याह विविधा पुनः ससत्वश्चैव निस्सत्वस्तयो पूर्वो गुणा। ग्रीष्मे तीव्रार्क तप्तेभ्यः पादेभ्यः हिमभूभृतः स्वर्णरूप्यार्क गर्भेभ्यः शिलाधातुर्विनिस्सरे। तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र अर्क तप्तेभ्यः पादेभ्यः हिमभूभृतः
हिमालय जो है, हिम पर्वत जो है, उसके पाद से तीव्र अर्क तपते थे, तो तीव्र सूर्य किरणों के द्वारा पिघल कर स्वर्ण रूप्या अर्क गर्भेभ्यः, स्वर्ण रूप्या और अर्क गर्भ शिला धातु विनिस्सर। तो ये I have heard a lot about Kudalkar Shastri from my guru Sane sir. Did he wrote any book? Sane sir? चिरंजीव फार्मेसी चलाते हैं। अच्छा है, अगर उनकी दवाइयाँ अच्छी है, उसी ढंग से अगर बनाते हैं तो रेफरेंस दे दो, कौन सी दवाइयाँ मिलती है उनके यहाँ से। वैसे यहाँ जयंत राइलकर ने भी फार्मेसी खुलवाई थी, लेकिन मालूम नहीं उसको रिस्पांस अच्छा नहीं, मैंने भी ज्यादा दवाइयाँ उससे खरीदी नहीं। वो पुणे में शर्मारपेट में लावगनकर परंपरा है और वो बहुत सारी दवाइयाँ घर पे बनाता है, सुवर्ण से लेकर, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नो, कुडालकर शास्त्री रोट एनी बुक? मुझे पता नहीं है कुडालकर शास्त्री की किताब है इस प्रकार से। और जयंत राइलकर से भी ज्यादा बात हुई नहीं है कभी बाद में, तो शायद उसको पूछ सकते हैं कि यह लावगनकर परंपरा एक अलग है, इसमें औषधि निर्माण इस प्रकार। लेकिन चंदन लावगनकर जो है वो वनस्पतियों का प्रयोग ज्यादा करते थे, वो रसशास्त्र में ज्यादा नहीं काम करते। उनका लड़का अभी है, वो मालूम नहीं वो उन्हीं की परंपरा चला रहा है या रसशास्त्र से भी कुछ ले रहा है। उसकी फार्मेसी है, वो बेचता रहता है। नहीं तो ठीक है, थोड़ा देखेंगे। ये आफाली फार्मेसी थी शुरू में, गुणेश शास्त्री की आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स। अब नगर में मैं एक बार गया था, तो आफाली की दुकान देखी, तो मैंने पूछा कि आपके पास कोई पुराना स्टॉक है क्या? तो उन्होंने कह दिया कि हमने पिछली बरस में वो स्टॉक दे दिया। वो ऑडिटर हमारा बार बार पूछ रहा था कि ये तुम क्यों स्टॉक रखे हो, क्यों रखे हो? तो सभी कूड़े में फेंक दिया। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है, ऐसा अगर इस प्रकार की कोई फार्मेसी बंद हो जाती है और उनके पास अच्छी दवाइयां हैं, तो वो खरीदना बेटर ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में देखना पड़ेगा। वैसे कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर नहीं, सांगली, मिरज 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 में एक वैद्य है, उन्होंने काफी दवाइयां बनाई, अपरकस वगैरह ऐसा काफी स्टॉक था। अगले पीढ़ी में कोई करने वाला नहीं, तो मेरा जाना नहीं हुआ जाना उनके पास। और उनका कहना था कि महासुदर्शन चूर्ण वो अम्ल पित्त में प्रयोग करते हैं, और उनका कहना था बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है महासुदर्शन चूर्ण अम्ल पित्त, इस प्रकार से। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि रसशास्त्र में जिन्होंने कुछ किया है, अभी हर्डिकर के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं, उनके पास भी काम किया बना के रखी है। अभी उनकी पोती शायद क्लिनिक चला रही है, मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन उनके पास भी ऐसा बहुत स्टॉक इस प्रकार का। तो थोड़ा इसके बारे में हम सावध रहेंगे, और अगर पुरानी दवाइयाँ अच्छी बनी है, वो मिलती है, तो रसशास्त्र के दवाइयों में ये तो प्रॉब्लम नहीं है, खराब होना वगैरह प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा। तो स्वर्ण रूप्यार्क गर्भेभ्यः शिला धातु विनित्सर, शिला धातु इस प्रकार से उसमें से बाहर निकलता है। स्वर्णगर्भ गिरिर्जातो जपा पुष्प निभो गुरुः स्वल्पतिक्त स्वादु परमंत रसायन।
ठीक है, ये आगे गुरुवार को देखेंगे। कल नहीं रहेगा लेक्चर, सोमवार को फिर से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तसिद्धेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो वैद्यवर्गो उत्कर्षार्थ की किताब है द्रव्यगुण विज्ञान का, लेकिन उसमें खास बात नहीं है, वनस्पति के बारे में है। जो इनके निजी अनुभव है उसके बारे में कुछ लिखा ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान सोमवार